जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं MPPSC मेंस पेपर फॉर एथिक्स यानी नीति शास्त्र की, जिसमें हम लोग बात करेंगे भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बोरान एवं बर्न ने किस प्रकार रूढ़िवादिता को परिभाषित किया है। तो उन्होंने कहा है कि किसी समूह के सदस्यों के बारे में विश्वासों का ऐसा संग्रह जिसमें विवेकपूर्ण आधार की कमी होती है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा है कि कोई समूह हो सकता है, कोई सदस्य हो सकता है, और उनके बारे में जो विश्वासों का एक ऐसा संग्रह हो जिसमें कोई विवेकपूर्ण आधार ना हो, यानी कोई तर्कपूर्ण बात ना हो। ये केवल क्या हो, मान्यताओं पर आधारित हो, सामाजिक अनुभवों पर आधारित हो सकती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बोरान एवं बर्न ने इसे परिभाषित किया है। दूसरे मनोवैज्ञानिक ये देखें तो वाल्टर लिपमैन के अनुसार क्या कहा गया है कि रूढ़ि युक्ति से आशय विचारों एवं मनोवृत्तियों के उस स्वरूप से है जिसके आधार पर हम किसी वस्तु, मानव एवं राष्ट्र के प्रति एक ऐसा स्थायी एवं दृढ़ प्रतिमान बना लेते हैं जो अतार्किक चिंतन एवं गलत तथ्यों पर आधारित होता है। तो ये परिभाषाएं हैं, ये सीधी सीधी लिखी जाती हैं, जिस प्रकार से लिखी गई हैं बुक में उसी प्रकार मैंने भी उतार दिया है। पर यह है कि इसमें जो की पॉइंट हैं वो आपको ध्यान रखने होंगे। अब इसमें देखिए उन्होंने क्या कहा है वाल्टर लिपमैन ने। तो एक उनकी पुस्तक थी पब्लिक ओपिनियन, जो 1922 में उन्होंने लिखी थी। तो उसमें क्या है कि जो रूढ़ि युक्ति से आशय उन्होंने बताया था स्टीरियोटाइप, इंग्लिश में वर्ड इसमें यूज होता है। तो उन्होंने ये कहा था कि विचारों एवं मनोवृत्तियों का एक स्वरूप होता है जिसके अंदर क्या होता है कि आधार पर हम क्या करते हैं, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं कि मानव एवं राष्ट्र के प्रति एक स्थायी या कोई दृढ़ प्रतिमान बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा प्रतिमान जो कभी चेंज ही नहीं होता, क्योंकि ये परंपराओं पर आधारित होता है, कोई तर्क नहीं होता। तो एक बार किसी व्यक्ति ने कह दिया तो उसे हम हमेशा के लिए मान लेते हैं, तो दृढ़ प्रतिमान के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, और होता क्या है इसमें, कोई अतार्किक चिंतन एवं गलत तथ्यों पर आधारित होता है, और ये कोई तथ्य सही नहीं होते हैं, इनकी कोई सत्यता का कोई प्रमाण नहीं होता। पुराने एवं बुजुर्ग लोगों ने जो हमें कह दिया है वही ये सत्य हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वाल्टर लिपमैन ने परिभाषित किया है रूढ़िवादिता को। तो आगे देख लेते हैं। यदि इनकी विशेषताओं की बात करें तो जो परिभाषा हमने पढ़ी थी वही इसकी विशेषताएं भी होंगी। उसके अंदर जो भी कीवर्ड्स हमने देखे थे वही इसकी विशेषताओं के रूप में भी हम देख सकते हैं। पहला यदि मैं बात करूं तो पहली विशेषता इसकी ये हो जाएगी कि सामाजिक अनुभवों पर आधारित होता है, क्योंकि ये रूढ़िवादिता जो होती है ये समाज में व्याप्त जो एक बुराई ही कह सकते हैं और अच्छाई भी कह सकते हैं, क्योंकि ये नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक रूप में भी आपको दिखाई देगी जब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके अनुभवों पर, ठीक है, और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर, जो कार्य करते हैं वो उनके द्वारा जो वो अनुभव प्राप्त करते हैं उन पर ये आधारित होता है। ठीक है, तो रूढ़िवादिता की पहली विशेषता इस तरीके से लिख सकते हैं कि सामाजिक अनुभवों पर आधारित होती है, पहली हो जाएगी। दूसरी ये होगी कि विवेकपूर्ण आधार की कमी होती है। ठीक है, विवेकपूर्ण आधार की कमी कैसे होती है कि वही समाज में यदि आप रह रहे हैं और किसी व्यक्ति ने यदि कहा है, समाज में रहने वाले एक अनुभवी व्यक्ति ने यदि आपको कहा है और वो बहुत दिन से उसको अनुभव कर रहे हैं, तो वो आप मान लेते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई अनुसंधान किया गया है, किसी तर्क पर बात की गई हो, तो ये उस पर नहीं होता है। तो विवेकपूर्ण आधार की कमी दूसरी विशेषता हो जाएगी। तीसरा देख लेते हैं कि प्रकृति स्थायी होती है इनकी और इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, बदलाव काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि समाज में हम लोग रह रहे हैं, उनकी जो धारणाएं हैं, उनके जो विश्वास हैं, उनको क्या कर लेते हैं, स्थायी मान लेते हैं, और उन पर क्या किया जाता है कि कोई बदलाव बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि अगर बदलाव कर दिया जाएगा तो आप समाज के साथ सही तरीके से तालमेल नहीं बिठा पाएंगे और उनके साथ सही तरीके से रह भी नहीं पाएंगे। तो ये क्या होता है, इनका जो प्रकृति होता है वो काफ़ी स्थायी होता है, दृढ़ होता है। तो ये दूसरा ध्यान रख लें। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, दृढ़ विश्वास और बदलाव लाना संभव नहीं है। ठीक है, अब वही चीज़ होगी, प्रकृति स्थायी है। ठीक है, तो इसमें दृढ़ विश्वास क्या होगा, जो विश्वास होगा, क्योंकि समाज में जब आप रहेंगे वहाँ की जो रीति रिवाज होंगे, उनकी जो परंपराएं होंगी, जो भी अनुभव वहाँ के लोगों से लिया जाता है वो क्या होता है, लोगों में एक दृढ़ विश्वास के रूप में संग्रहित हो जाता है और उसको क्या किया जाता है, बदलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, उसके नेक्स्ट विशेषता हो जाएगी।
अगला देख लें, वही तार्किक आधार की कमी होती है, ये आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। परंपराओं की छाप होती है। परंपराओं की छाप क्या होती है कि यदि आप मान लें कि बहुत सालों से कोई परंपरा चली आ रही है, ठीक है, उसे आप रूढ़ि के रूप में धीरे धीरे समाज के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में उसको फैलाते जा रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो आसानी से चलती जा रही है। तो उनमें क्या होती है, रूढ़वादिता में परंपराओं की छाप दिखाई देती है। इस तरीके से कुछ विशेषताएं हैं जो आप एग्ज़ाम में आएगा तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो हमारे टॉपिक में दिया हुआ है कि भारतीय संदर्भ में रूढ़वादिता। अभी तो हमने केवल परिभाषा के बारे में बात की, उसकी परिभाषा क्या थी, ठीक है, दो मनोवैज्ञानिकों के आधार पर, बोरान एवं बर्न के अनुसार और वाल्टर लिपमैन के अनुसार, दो परिभाषाएं हमने देखी, ठीक है। इसके बाद हमने विशेषताएं देखी। ये टॉपिक में नहीं है पर आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये दो पॉइंट ऐड कर दिए। अब नेक्स्ट, क्योंकि यदि मैं इसे नहीं समझाता तो आप भारतीय संदर्भ में इसके विषय में नहीं जान पाते, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि भारतीय संदर्भ में रूढ़वादिता किस प्रकार से है। तो जो रूढ़वादिता होती है ये आपका निबंध का भी विषय हो सकता है, इस तरीके से निबंध में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अब इसमें होता क्या है कि जो रूढ़वादिता या रूढ़ युक्ति, जो स्टीरियोटाइप यदि आप कहें, तो ये सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। तो हम इसे एक पक्ष में नहीं देख सकते, हमें दोनों पक्षों में इसे देखना होगा और भारतीय संदर्भ में दोनों का हमको अच्छे तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम ये जान पाएंगे कि भारतीय संदर्भ में रूढ़वादिता का क्या महत्व है, ठीक है। इसके बाद हम इसे हटाने का, कैसे दूर करने का भी हम देखेंगे कि किस प्रकार हम इसे दूर कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके सकारात्मक पक्ष क्या हैं और इसके नकारात्मक पक्ष क्या हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना होगा ये, ठीक है। तो पहला देखते हैं सकारात्मक। सकारात्मक में क्या हो जाएगा रूढ़वादिता में कि पूर्वानुमान एवं प्रेक्षणों का प्रयोग सामाजिक व्यवहार नियंत्रण में किया जाता है, ठीक है। तो जो रूढ़वादिता होती है इसमें जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर जो अपने विश्वासों को संचरित करते रहते हैं, उनसे क्या होता है कि एक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, पुरानी संस्कृतियों में किस प्रकार से काम होते रहते हैं, ठीक है, उनको ग्रहण किया जा सकता है और उनके अनुसार से क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो वो प्रेक्षणों के लिए हमारे काफ़ी काम आते हैं। और सामाजिक जो व्यवहार होते हैं समाज में, जब रह के हम एक दूसरे के साथ जो क्रियाएं करते हैं, उन व्यवहारों में काफ़ी कुशलता भी आ जाती है और आपसी जो नियंत्रण है वो सही तरीके से हो जाता है। तो ये पहला हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा कि संबंध या रिश्ते मजबूत करने में मदद करते हैं, ठीक है। क्योंकि रूढ़ी यदि समाज में आप चले जाएं, अभी भी आप यदि गांव में जाएं तो बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं, बहुत सी ऐसी रूढ़ियां हैं जो सही हैं और वो समाज में एक सौहार्द की भावना व्यक्त करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई पूजा ही हो गई और वो काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है और सभी लोग समाज के वहाँ पर बैठकर पूजा साथ में बैठकर करते हैं और सभी परिवार वाले भी एक साथ बैठकर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि संबंध काफ़ी मजबूत होते हैं, बहुत दूर दूर तक जो भी रिश्तेदार लोग होते हैं उनको भी बुलाया जाता है, इससे काफ़ी संबंध भी मजबूत हो सकते हैं। तो ये सकारात्मक पक्ष हो सकता है। प्रकृति, वातावरण, पर्यावरण को समझने में मदद, संसाधनों की सुरक्षा। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारी जनजाति समूह जो होते हैं वो वनों का संरक्षण करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं वो, ठीक है, वहाँ पर खेती भी नहीं करते, उनको काटने का भी काम नहीं करते। तो इससे क्या होता है, जो संसाधनों की हमारी सुरक्षा है वो भी इससे होती है, पर्यावरण को इसमें काफ़ी फायदा होता है, ठीक है। आप रूढ़ी युक्ति देख लीजिए, जैसे घर में आप तुलसी लगा सकते हैं तो वो भी एक रूढ़ी है कि वहाँ लगाया जाता है, तो वो काफ़ी परंपरा में चली आ रही है, ठीक है। पीपल के वृक्ष को पानी देना, यानी पर्यावरण की सुरक्षा ही कर रहे हैं, उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पेड़ों को पानी देना, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मदद कर सकती हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रकृति, वातावरण, पर्यावरण को समझने में मदद, ठीक है। इसके साथ साथ जो वन संरक्षण है वो भी आप इसमें कर सकते हैं, तो ये भी सकारात्मक पक्ष हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं लोक रीतियों एवं परंपराओं की सुरक्षा, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमारा जो भारत सरकार है वो काफ़ी ऐसे प्रयास कर रही है जिसमें कि जो लोक कलाएं हैं, लोक रीतियां हैं, उन सबको बचाने का प्रयास किया जाए, ठीक है। उसमें होता क्या था, जैसे पुराने ज़माने में आप देखते थे कि जो गोबर है उसका भी हाथ से छाप लगाने का प्रयोग किया जाता था, गोबर से ज़मीन की पुताई वगैरह भी की जाती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छी थी। आजकल क्या होता है कि कागज़ के वो शुभ लाभ चिपका दिए जाते हैं दीवारों पर, पहले ऐसा नहीं होता। तो काफ़ी जो गांव की जो वस्तुएं होती थी, लोग
पुराने ज़माने से जो प्रचलित परंपराएं हुआ करती थी उनका प्रयोग किया जाता था, और वही रंगों के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती थी जो एक परंपरा आधारित होती थी, और ये कहा जाता था कि ये किसी कुल देवता की निशान है, या किसी ऐसे पुराने हमारे भगवान थे उनका हमने एक ऐसे प्रतिमा जैसे बना लिया। आजकल केवल फ़ोटो लगा कर ही उसको कर दिया जाता है, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो लोक रीतियाँ और परंपराओं की सुरक्षा भी इससे हो पाएगी। तो ये कुछ सकारात्मक पक्ष हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। ठीक है, आप रिश्ते मजबूत करने में देख लें तो जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार आता है वो भी एक रूढ़ी की तरह ही है, पर अभी भी यदि उसमें देखा जाए कि साल में एक बार वो त्यौहार आता है और बहुत सारी बहनें अपने भाइयों से मिलने जाती हैं, तो एक रूढ़ी ना कह के एक संबंध को मजबूत करने के लिए एक ऐसा त्यौहार बना दिया गया जो हर वर्ष आता है, और उसमें आपसी संबंध जो है मजबूत होते रहते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नकारात्मक क्या हो सकते हैं। नकारात्मक में क्या होता है कि जो रूढ़ी युक्ति होती है या रूढ़िवादिता की यदि बात करें तो इससे नकारात्मक छवि का निर्माण होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के प्रति हो सकती है, वस्तु, समूह या स्थान, वही मनोवैज्ञानिक विषय जो आपने मनोवृत्ति में पढ़े थे उनके प्रति आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रूढ़ी होती है वो किसी एक विचार पर आधारित होती है, और उसमें कोई तर्क नहीं किया जा सकता कि ऐसा ही होता है। बस हमने मान लिया, हमारे पूर्वजों ने कहा है तो है, बस सही है, उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये नकारात्मक छवि उसमें हो जाती है। ठीक है, नवीन विचारों के आदान प्रदान से समाज का वंचित होना, क्योंकि होता क्या है कि जो रूढ़िवादी जो लोग होते हैं वो अपनी परंपराओं पर ही सीमित रहना चाहते हैं। वो नए विचारों को ग्रहण करना अपनी तौहीन मानते हैं, और नए विचारों को वो ग्रहण भी नहीं करना चाहते। ठीक है, तो उससे होता क्या है कि जो विचारों का जो आदान प्रदान है, जो नई संस्कृतियां हैं, उनका समन्वय आपस में नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये नकारात्मक पक्ष हो जाएगा। अनुभव और ज्ञान की कमी से समाज व देश को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इनका जो अनुभव होता है, अनुभव और ज्ञान की कमी जब इनमें हो जाती है तो वही है, आपस में समन्वय नहीं हो पाएगा। ठीक है, ज्ञान का, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि जो हमने कह दिया और समाज में जो चीज़ें चली आ रही हैं परंपरा के अनुसार हैं, ठीक है, सामाजिक अनुभवों पर आधारित हैं। ठीक है, तो वो क्या है, एक दृढ़ प्रतिमान बन जाता है, और उसी पर लोग क्या करते हैं, आगे काम करते रहते हैं। और उससे होता क्या है कि देश को एक नई सोच, एक नया व्यक्तित्व नहीं प्राप्त हो पाता। तो ये एक नकारात्मक पक्ष इसका हो सकता है। व्यक्तित्व विकास में कमी। व्यक्तित्व विकास वही है कि आप नई सोच ग्रहण ही नहीं करना चाहते, आप पुराने जो रास्ते हैं उन्हीं पर जाना चाहते हैं, उन्हीं प्रतिमानों को आप ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि परंपरा को लेकर भी आपको चलना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप नई चीज़ें नहीं सीख सकते हैं, पुराने ही काम आपको करने होंगे, और उसी के आधार पर आप अपना विकास कर पाएंगे। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट देख लें, किसी विशेष वंचित वर्ग को इससे नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसमें आप देख लें कि जैसे कोई विशेष वंचित वर्ग, आप महिलाओं को ही ले लें, तो उनमें क्या होता था, पुरानी परंपराएं चली आती थी कि जैसे मान लीजिए कि पति को एक भगवान के रूप में पूजना। पर अभी वर्तमान समय में यदि आप देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों, सरकार ने भी आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही हैं कि दोनों बराबर हैं, दोनों का अधिकार समान है। तो वो पुराने समय में ऐसा होता था, परंपराओं पर आधारित था। यदि वर्तमान में आप ऐसा करेंगे तो वो सही नहीं होगा। सती प्रथा को ही ले लीजिए, पुराने समय में चलती थी। ठीक है, तो आप मनोवृत्ति में ही कुछ समय पहले हमने वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो महिलाएं हैं उनको सशक्त यदि बनाया जाए, उनको एक मैनेजर के रूप में देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, वो कहता है कि नहीं, महिलाएं वो काम नहीं कर सकती हैं। ठीक है, जो कि एक अच्छे मैनेजर के रूप में भी, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर सकती हैं, और अच्छा काम भी किया है उन्होंने। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे काम है जो महिलाओं ने किए हैं, और भारत का नाम भी रोशन किया है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रूढ़िवादिता में नकारात्मक पक्ष को दिखाती हैं। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं इनको समाप्त कैसे किया जा सकता है। कोशिश की जा सकती है, तो मैंने इसमें लिखा कैसी होगी दूर रूढ़िवादिता। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आप कोशिश कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आप पहला आप देखें तो अच्छे प्रबोधक, ये आपके सब टॉपिक में ही लिखे हैं, उनको बस केवल आपने जो पढ़ा है, बस ये लास्ट पॉइंट है आपका भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता मनोवृत्ति का, अब सबको मिक्स कर देना है। तो आपका इसमें हो जाएगा कि आप कैसे दूर करेंगे हर चीज़ को। आप प्रबोधक संप्रेषण देख लें, ठीक है, विभेद देख लें, पूर्वाग्रह देख लें। जैसे जैसे पॉइंट्स खत्म होते जाएंगे, आप पीछे पॉइंट को आगे और आगे को पीछे यदि आप मिक्स करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा।
ठीक है। तो कैसे होगी दूर रूढ़वादिता? तो पहला हो जाएगा कि अच्छे प्रबोधक संप्रेषणकर्ता के माध्यम से। यदि प्रबोधक संप्रेषण कर्ता जो है वो काफ़ी अच्छे विचारों का है, उसकी मानसिकता बहुत अच्छी है, समाज के प्रति उसके विचार बहुत अच्छे हैं, तो वो रूढ़वादिता को धीरे धीरे समाप्त कर सकता है। जल्दी नहीं होगी, दृढ़ होती है, पर समय आने पर वो सही तरीके से ठीक हो सकती है। शिक्षा का प्रसार दूसरा माध्यम हो सकता है। जब लोग गांव में शिक्षित होना शुरू होंगे, उनको तर्क करने की शक्ति आएगी, विचारों में उनकी नवीनता आएगी, तो आसानी से रूढ़वादिता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लें समाजीकरण। तो समाजीकरण एक बहुत ही अच्छा माध्यम है सही करने का, क्योंकि जो परिवार के जो लोग होते हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, जब वो पैदा होता है तब से लेके और जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको प्रभावित ना करने लगे। ठीक है, तो एक समाज का काफ़ी अहम रोल होगा इसमें, इसको समाप्त करने में। तो समाजीकरण के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, अभिप्रेरणा व स्वप्रेरणा द्वारा। ठीक है, तो इसमें अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के माध्यम से किया जा सकता है। जब आपकी अभिप्रेरणा बहुत अच्छी हो किसी व्यक्ति को प्रभावित करने की, तो आपके साथ रहते रहते वो भी व्यक्ति आसानी से कुछ दिनों में अपनी रूढ़ि युक्ति जो विचार हैं उसको त्यागने में आसानी हो पाएगी। ठीक है, इसके बाद देख लें सरकार द्वारा बनाए गए विधानों का पालन करके। सरकार ने रूढ़वादिता को दूर करने के लिए बहुत सारे विधान बनाए हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि जो रूढ़वादिता है उसको दूर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सरकार के जो नियम है उनका पालन किया जाए, उनके बनाए गए नियम, जैसे अब महिलाओं के लिए ही देख लें CRPC वगैरह बनाई गई है। ठीक है, और जो अनुसूचित जनजाति हैं जो जो उनके लिए बनाए गए हैं, जो जनजातियाँ ग्रामीण में निवास करती हैं और उनके पास ऐसी कोई दिक्कतें हैं, बहुत दिनों से वो रूढ़ि युक्त विचारों से ग्रसित हैं। ठीक है, उन पुराने विचारों को मान रहे थे, उनको अभी नए तरीके से सरकार द्वारा काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो वो भी किए जा सकते हैं। तो सरकार के प्रयास इसमें लिखे जा सकते हैं, एक दो आप लिख भी सकते हैं, अस्पृश्यता अपराध वगैरह ये जो नियम है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि सामाजिक एकता व भाईचारे को बढ़ावा देकर। ठीक है, समाज में जब एकता होगी, आसान, बहुत ही आसान है इसमें कि एकता होगी तो आपस में क्या होगा कि मेल जोल बढ़ेगा और जो रूढ़वादिता हैं उनको आप समाप्त करने का मिलजुल कर प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं रूढ़वादिता क्या थी, हमने देखा, उसकी विशेषताएं हमने डिस्कस की। भारतीय संदर्भ में रूढ़वादिता को दो तरीके से हमने देखा, एक सकारात्मक तरीके से, दूसरा नकारात्मक तरीके से। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि कैसे दूर की जा सकती है रूढ़वादिता को। तो इस तरीके से ये जो लास्ट पॉइंट था आपका मनोवृत्ति का, ये यहाँ पे समाप्त होता है। और अभी आने वाले समय में जो भी पॉइंट्स है, अभी तीसरा पॉइंट था ये आपके सिलेबस के हिसाब से, चौथा और पाँचवा, दो ये और इसके बाद भ्रष्टाचार, ये हो जाएगा तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और मनोवृत्ति के सभी पॉइंट इसमें कवर किए जा चुके हैं, अभी आप प्लेलिस्ट पे जाकर दे सकते हैं। ये 6वां वीडियो होगा मनोवृत्ति का। और इसके अलावा अभी मनोवृत्ति में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये सभी शॉर्ट नोट्स की तरह बनाए गए हैं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करने वाले हैं। जय हिंद।